इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के सर्वकालिक महानायक के हमारे पहले वीडियो में आपने देखा कि कैसे दो संयोगों के चलते यूसुफ सरवर खान पेशावर से देवलाली पहुंचते हैं, देवलाली से फिर मुंबई पहुंचते हैं, वहाँ उनकी स्कूलिंग होती है, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन तभी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। उनके पिता का फलों का बिजनेस जो बहुत अच्छा था, वह धीरे धीरे कमज़ोर होकर बिल्कुल ठप हो जाता है। यूसुफ खान को अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और घर की मदद के लिए कुछ नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। इसी सिलसिले में वह पुणे पहुंचते हैं। पुणे की फौजी कैंटीन में उन्हें 36 रुपये प्रति माह की नौकरी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि वहाँ उन्हें अपने पिता के बिजनेस में नए सिरे से शुरू करने का एक रास्ता भी मिल जाता है। यानी पुणे की फौजी कैंटीन से उन्हें फलों का सप्लाई का ऑर्डर भी मिल जाता है। कुल मिलाकर यहाँ उनकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल निकलती है। नौकरी हो जाती है, बिजनेस भी थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पुणे में मजा आने लगता है, क्योंकि यहाँ उन्हें सबसे बड़ी बात जो होती है, फुटबॉल खेलने का भी मौका मिलता है। लेकिन शायद जिंदगी किसी और मोड़ की तलाश में थी। घर से सूचना आती है कि तुरंत यूसुफ खान घर पहुंचे। वजह यह कि पिता के बिजनेस को नए सिरे से शुरू करना है। नतीजतन सब कुछ छोड़कर यूसुफ खान घर के लिए रवाना होते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी तयशुदा नहीं होती। वह अपने वालिद के किसी दोस्त के चलते देविका रानी के पास पहुंचते हैं और एक झटके में यूसुफ सरवर खान दिलीप कुमार बन जाते हैं। फिर कैसे कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे भारतीय सिनेमा के महानायक बनते हैं, हमारे इस दूसरे वीडियो में देखें। दरअसल देविका रानी ने यूसुफ खान को नाम बदलने के लिए दो नाम सुझाए थे। पहला वासुदेव और दूसरा दिलीप कुमार। उन्होंने इस दूसरे नाम को चुना। लेकिन यहां एक और राज की बात जानने की है। दिलीप कुमार तो देविका रानी द्वारा खुद के चुने जाने पर अपनी कामयाबी पर इतरा रहे थे, लेकिन उन्हें घर में यह बताने की हिम्मत नहीं पड़ी कि उन्होंने एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली है। उन्होंने घर में बताया कि मेरी ग्लैक्सो कंपनी में नौकरी लग गई है। ग्लैक्सो कंपनी बिस्कुट बनाती थी। उन दिनों उसके बिस्कुट काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। तो दिलीप कुमार के वालिद साहब ने खुश होकर कहा, वेरी गुड, अब घर में ग्लैक्सो के बिस्कुटों की कमी नहीं होनी चाहिए। यह एक नए किस्म की मुसीबत थी, क्योंकि ग्लैक्सो के बिस्कुट हर जगह उन दिनों मिला नहीं करते थे और ऐसी कोई जगह
दिलीप कुमार साहब को पता नहीं थी जहां उन्हें आसानी से खरीदा जा सके। बहरहाल एक रास्ता निकला। उनके एक दोस्त का दोस्त ग्लैक्सो कंपनी में काम करने वाला निकल गया और इसके बाद हर दिन वही अच्छे खासे बिस्कुटों का इंतजाम करता और दिलीप कुमार उसे यूं घर में लेकर पहुंचते जैसे सीधे फैक्ट्री से ही आ रहे हों। लेकिन यह झूठ आखिर कब तक छिपता? दिलीप कुमार के वालिद और राज कपूर के दादा दीवान बटेश्वर नाथ अच्छे दोस्त थे। दिलीप कुमार के वालिद दीवान बटेश्वर नाथ को कंजर कहकर बुलाया करते थे क्योंकि उनका बेटा पृथ्वीराज कपूर फिल्मों में काम करता था। लेकिन एक दिन दीवान जी बगल में एक फिल्मी पोस्टर दबाए हुए सरवर खान की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने उन्हें वह पोस्टर दिखाया। इस पर सरवर खान ने फिल्म के हीरो की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, यह तो बिल्कुल यूसुफ जैसा लगता है। इस पर बटेश्वर नाथ ने कहा, लगता नहीं है, ये यूसुफ ही है और आज से तू भी कंजर। कई दिन भारी तनाव के रहे, नाक कटाने वाली भावनाएं व्यक्त की गईं, लेकिन अंततः मामला सुलट गया। दीवान बटेश्वर नाथ ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई क्योंकि उन्हें अपने दोस्त को भी तो कंजर हुआ देखना अच्छा लग रहा था। इस तरह यूसुफ खान का दिलीप कुमार के रूप में फिल्मी सफर शुरू हुआ। यह सन 1944 की बात है जब उनकी पहली फिल्म आई ज्वार भाटा। साल 1945 में उनकी दूसरी फिल्म प्रतिमा, 1947 में नौका डूबी और 1947 में ही जुगनू भी आई। लेकिन यहाँ तक उनके फिल्मों का यह सफ़र डगर मगर करके ही चला। दो फिल्में प्रतिमा और नौका डूबी तो बिल्कुल ही नहीं चली, लेकिन जुगनू कुछ बहुत चली और 1948 में आई शहीद न सिर्फ कारोबारी नज़रिए से कामयाब रही बल्कि इसने दिलीप कुमार का एक मैनरिज्म भी तय कर दिया। इसके बाद 1948 में नदिया के पार भी बहुत नहीं चली लेकिन ठीक ठाक रही। उसी साल आई फिल्म मेला काफ़ी कामयाब रही। फिल्म घर की इज्जत और अनोखा प्यार ये दोनों भी उसी साल आईं, लेकिन ये भी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन थोड़ा बहुत कारोबार किया। अगले साल फिल्म शबनम भी कुछ नहीं चली, लेकिन फिल्म अंदाज ज़बरदस्त हिट हुई। इस फिल्म ने सही मायनों में दिलीप कुमार को दिलीप कुमार बनाया। साल 1950 में उनकी 3 फिल्में आईं, जोगन, बाबुल और आरजू। इनमें तीनों ठीक ठाक रहीं। 1951 में भी 3 फिल्में आईं, तराना, हलचल, दीदार। ये भी कामयाब थीं पर सुपरहिट नहीं। संग दिल एक और फिल्म भी थी जो 1952 में आई, लेकिन उसके बाद आई 2 फिल्में दाग और आन ने इंडस्ट्री में दिलीप कुमार का डंका बजा दिया। 1953 में आई फिल्म शिकस्त फिर कमज़ोर रही, लेकिन फुटपाथ और अमर हिट रहीं। अगले साल 1954 में उनकी 4 फिल्में आईं, उड़न खटोला, इंसानियत, देवदास और आज़ाद। ये चारों फिल्में कामयाब थीं, लेकिन देवदास तो ब्लॉकबस्टर थी। 1956 में कोई फिल्म नहीं आई। 1957 में 2 फिल्में आईं, नया दौर और मुसाफिर। नया दौर फिर ज़बरदस्त धमाका थी। 1958 में भी 2 फिल्में आईं, यहूदी और मधुमती। ये दोनों फिल्में ज़बरदस्त कामयाब रहीं। 1959 में एक फिल्म आई पैगाम, यह भी बहुत कामयाब रही। फिर 2 फिल्में कोहनूर और मुगले आजम आईं। 1960 का यह साल था। इन दोनों फिल्मों ने भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, जबकि 1961 में गंगा जमुना एक बार फिर खिड़की तोड़
कामयाबी वाली रही और यह फिल्म दिलीप कुमार ने खुद अपने प्रोडक्शन में बनाई थी। इसके बाद 2 साल का गैप रहा। 1964 में फिल्म लीडर आई और जबरदस्त हिट हुई। 1966 में फिल्म दिल दिया दर्द लिया कम कामयाब रही, लेकिन 1967 में राम और श्याम कल्ट फिल्म साबित हुई। इसने ब्लॉकबस्टर के भी नए पैमाने तय किए। 1968 में दिलीप साहब की 3 फिल्में आईं, संघर्ष, साधु और शैतान तथा आदमी। ये तीनों भी कामयाब फिल्में रहीं। संघर्ष सबसे ज़्यादा कामयाब रही। 1972 में 3 फिल्में फिर आईं, कोशिश, दास्तान और अनोखा मिलन। इसमें कोशिश थोड़ी बहुत चली, लेकिन दास्तान बहुत कम चली और अनोखा मिलन तो बिल्कुल ही नहीं चली। इसके बाद से लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुईं, जिनमें सगीना, फिर कब मिलोगी और बैराग भी शामिल हैं। इसलिए सन 1975 से 1981 तक दिलीप साहब ने फिल्मों से दूरियां बना ली। इस दौरान वह मंथन करते रहे कि आखिर उनकी फिल्में चल क्यों नहीं रहीं, और शायद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी फिल्मों का चयन सही नहीं है। अब वह हीरो मटेरियल नहीं रहे। यही वजह है कि फिल्म क्रांति, जो कि 1981 में उनकी दूसरी पारी की पहली फिल्म के रूप में आई, यहाँ से उन्होंने अपने अभिनय सफ़र को एक नया शेप दिया। अब वह चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी ताकत दिखाने सामने आए, और कहना नहीं होगा कि उन्होंने फिर से नई इबारत लिख दी। क्रांति, विधाता, शक्ति, मजदूर, ये लगातार 4 फिल्में 1981 से 1984 के बीच आईं और ये सभी बेहद कामयाब फिल्में रहीं। 1984 में 2 फिल्में आईं, दुनिया और मशाल। इनमें दुनिया थोड़ी कम चली, लेकिन मशाल ठीक ठाक चली। 1986 में भी 2 फिल्में आईं, धर्म अधिकारी और कर्मा। इनमें कर्मा सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। आगे 3 फिल्में भी थोड़ा कम रहीं, जिनमें कानून अपना अपना, इज्जतदार और आग का दरिया शामिल हैं। लेकिन 1991 में एक बार फिर से दिलीप साहब ने धमाका कर दिया, फिल्म सौदागर के अपने अभिनय के जरिए। फिर 7 सालों तक उनकी कोई फिल्म नहीं आई और किला आखिरी फिल्म साबित हुई। दिलीप कुमार ने पूरे करियर में 54 फिल्में की, जबकि वह चाहते तो कई 100 फिल्में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा चुनिंदा फिल्में ही की। हालांकि उन्होंने हॉलीवुड के डेविड लीन की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया को ठुकरा कर शायद गलत किया, क्योंकि अगर उन्होंने इसमें काम किया होता तो शायद उन्हें ऑस्कर भी मिल चुका होता, क्योंकि इस फिल्म को अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले थे। इस फिल्म के ठुकराए जाने को उनसे पत्रकार बार बार पूछते रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने एक बार कहा था, अरे भाई, अपने बाजार में ही अपना कद होता है। जहां आप किसी को जानते ही नहीं, वहां जाने से फ़ायदा क्या। दरअसल दिलीप साहब के दिल दिमाग में यह बात बैठी हुई थी कि हॉलीवुड में भारतीय एक्टर्स के साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया, जिसे बाद में मिस्र के ओमर शरीफ ने किया और ऑस्कर अवार्ड हासिल किया। हालांकि उन्होंने यह सही फैसला किया या गलत, यह विवाद का विषय है, मगर यह बात भी सही है कि दिलीप कुमार साहब ने जिन फिल्मों को छोड़ा वे ज़्यादातर श्रेष्ठ फिल्में रहीं और लगभग सभी कामयाब हुईं। जहाँ तक दिलीप कुमार की पर्सनल लाइफ की बात है, तो उनका रिश्ता कई अदाकाराओं के साथ रहा, जिनमें मधुबाला और कामिनी कौशल मुख्य थीं। कामिनी कौशल पहले से ही शादीशुदा थीं, इसलिए यह प्रेम एक हद से आगे बढ़ ही नहीं सकता था, और मधुबाला के साथ
उनका प्यार मंजिल क्यों नहीं पा सका, इसकी अनगिनत कहानियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी कहानी यही है कि उनके इस प्यार में मधुबाला के पिता अताउल्ला और उनका खुद ईगो आड़े आ गया। बहरहाल उन्होंने 1966 में ब्यूटी क्वीन सायरा बानो से शादी की। तब उनकी उम्र 44 साल थी और सायरा बानो की उम्र 22 साल। शादी के बाद उनके करियर की रफ्तार बिल्कुल बदल गई। 1980 में उन्होंने एक पाकिस्तानी युवती आसमा से भी दूसरी शादी की। शायद इसकी वजह उनका निसंतान होना था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह फिर से वापस सायरा बानो के पास आ गए और सायरा बानो ने भी उन्हें दोनों बाहें पसार कर वापस लिया। अगर बात इनाम व इकरामात की करें तो श्रेष्ठ अभिनेता का सबसे ज़्यादा बार फिल्म फेयर अवार्ड दिलीप साहब को ही मिला। 1954 में फिल्म दाग के लिए, 1956 में फिल्म आज़ाद के लिए, 1957 में देवदास, 1958 में नया दौर, 1961 में कोहिनूर, 1965 में लीडर और 1966 में राम और श्याम तथा 1983 में शक्ति के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। साल 1994 में उन्हें 24वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1998 में उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड निशान-ए इम्तियाज दिया गया। 1980 में उन्हें मुंबई के शेरिफ पद पर भी नियुक्त किया गया। 2004 में उन्हें फिक्की की तरफ से लिविंग लीजेंड अवार्ड दिया गया। 2006 में मैक्स स्टारडस्ट अवार्ड समारोह में भी उन्हें लिविंग लीजेंड के तमगे से नवाजा गया। साल 2000 से 2006 तक दिलीप साहब भारत की संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे। 30 अप्रैल 2007 को उन्हें दादा साहब फाल्के रत्न अवार्ड भी दिया गया। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में वह सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाले शख्स हैं। दोस्तों, इस तरह देखें तो दिलीप कुमार बॉलीवुड के सर्वकालिक महानायक हैं, जिन्हें हाल के सालों में भारतीय मीडिया में कई बार मरा हुआ घोषित कर दिया है। लेकिन वह जीवित हैं, स्वस्थ सानंद हैं और ईश्वर करें उन्हें हमारी भी उम्र लग जाए, वो कई 100 साल तक जिएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।